हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम एनपी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अब हम कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बात किससे रिलेटेड हो रही है आपकी? कल हमने यहाँ पर स्टार्ट जो किया था लास्ट टाइम, प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि एनपी आपका कैसे डिफाइन होगा वो था। तो क्लासिफिकेशन कैसे डिपेंड करेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस का आरबीआई ने डिटेल्ड नॉर्म्स निकाले कि कैसे हमें डिलेस के साथ में डील करना है। अब प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अगर डेफरमेंट हो गया, डेफरमेंट का मतलब होता है सिंपली कि कोई चीज आपकी इन फ्यूचर होगी, अभी नहीं हो रही है, ठीक है, आगे की तरफ खिसका दी गई है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस यहाँ पर डेफर किए जाते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके अप टू 2 इयर्स है और नॉन इंफ्रा अप टू 1 ईयर होगा, तो यहाँ पर आपके जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, नॉन इंफ्रा का 1 साल तक हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका 2 साल तक। तो एसेट आपके स्टैंडर्ड ही रहेंगे, जो कि यहाँ पर आरबीआई की प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है कि ठीक है यार, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें टाइम लग जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, 2 महीने लग गए। ओनरशिप में अगर चेंज आता है, अगर फर्दर एक्सटेंशन यहाँ पर तभी अलाउ किया जाएगा अगर एक प्रमोटर या ओनरशिप चेंज हो रही है, ठीक है। और प्रिस्क्राइब टाइमलाइन और ड्यू डिलिजेंस को आपको फॉलो करना होगा। डीम्ड डीसीसीओ, अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एंटायर प्रोजेक्ट आपका ऑपरेशनल नहीं है तो भी कंप्लीटेड यूनिट्स कैन बी डीम्ड कमर्शियली ऑपरेशनल। तो इनकम रिकॉग्निशन और स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन को अलाउ किया जाएगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट ओवररन, एडिशनल फंडिंग जो है वहां पर हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड रहेगा अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है ओवररन के लिए। टैग और कमर्शियल वायबिलिटी आपकी इंटैक्ट रहती है। अकाउंट यहाँ पर स्टैंडर्ड था टू बिगिन विद। फिर आप देखेंगे स्कोप इंक्रीज या फिर मल्टीपल रिविजन्स, तो प्रोजेक्ट का स्कोप इंक्रीज हो जाता है या साइज इंक्रीज हो जाता है, या डीसीसीओ जो है वो मोर देन वंस आपका यहाँ पर रिवाइज हो गया, तो स्पेशल नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं और ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर होने चाहिए। कंबाइंड डीसीसीओ डेफरमेंट हुआ और कॉस्ट भी ओवररन हो गई, हमने जितनी कॉस्ट सोची थी उससे ज्यादा लग गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में नॉर्म्स जो है वो केसेस कवर करेंगे जहां पर डीसीसीओ का डेफरमेंट और कॉस्ट ओवररन आपका अक्कर होगा। तो स्ट्रिक्ट एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं। फिर आते हैं इनकम रिकॉग्निशन, मीनिंग जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो और जो प्रिंसिपल आपको मिलेगा एज अ बैंक जब आपने कोई लोन दिया, तो उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो अक्रूअल बेसिस पर होती है। मतलब देखो, मानकर चलो एक यहाँ पर लोन है जो कि बैंक ने दिया और इसकी जो ईएमआईज होती हैं वो क्वार्टरली पे की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ईएमआईज जो हैं वो हम यहाँ पर ईएमआईज की जगह क्वार्टर पेमेंट करते हैं, ईक्यूआईज हो गई। तो अब यहाँ पर मानकर चलो कि हमारे पास में एक साल में 4 क्वार्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वार्टर में पेमेंट मिल गई, दूसरे क्वार्टर में पेमेंट मिल गई, राइट। अब यहाँ पर दूसरा क्वार्टर लेट अस स्टार्ट फ्रॉम जुलाई। तो यहाँ पर ये जुलाई मंथ था, अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर में पेमेंट आनी है, ठीक है। तो मान लो मुझे सितंबर के मंथ में 30 सितंबर को अकाउंट्स अपने क्लोज किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, तो 30 सितंबर को मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। तो मुझे पेमेंट मिल रही है, तो एसेट कैसा होगा, मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट है। तो ऐसे में मैं अपने अकाउंट्स में ये शो कर सकती हूँ कि ये वाली पेमेंट और ये वाली जो पेमेंट थी वो मुझे रिसीव हो गई है, इन 2 मंथ की पेमेंट रिसीव हो गई है। इनकम हम अक्रूवल बेसिस पर ले जाते हैं। अक्रूवल का मतलब ऐसे समझो एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट है, मुझे पेमेंट यहाँ पर तो मिली थी, यहाँ पेमेंट नहीं मिली, तो यहाँ पर मैं फिर अपना जो अगस्त का और सितंबर का मंथ होगा इसमें केवल और केवल कैश बेसिस पर इसको शो करूंगी। तो इनकम मेरी केवल कैश बेसिस पर शो की जाएगी। आया समझ में किस तरीके से होगा? एक और बार समझाती हूँ। देखो ऐसा समझो, एक और सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक। अब हमारे पास में लेट अस कंसीडर एक लोन था जिसका पेमेंट जनवरी में आया,
फरवरी में आया। ओके, अब 31 मार्च को मुझे यहाँ पर अपनी बुक्स को क्लोज करना था और लेट अस कंसीडर कि 31 मार्च की जगह ये काम मैं 30 मार्च को ही कर रही हूँ और पेमेंट आनी है 31 मार्च को। तो जब मेरा स्टैंडर्ड एसेट है, पेमेंट टाइमली आ जाती है, तो मैं यहाँ पर इनकम जो है एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड कर सकती हूँ। मैं शो कर दूंगी कि इट इज रिसीव्ड, फाइन। बट इन केस, क्योंकि मैं 31 मार्च तक की बुक्स बना रही हूँ, इन केस मेरे पास में नॉन स्टैंडर्ड है एसेट, सब स्टैंडर्ड बेसिकली या नॉन परफॉर्मिंग या जो भी है, अब जनवरी में भी पेमेंट नहीं आई, फरवरी में भी नहीं आई, तो मार्च की पेमेंट मैं यहाँ पर 30 मार्च को भी यहाँ पर केवल तभी दिखा सकती हूँ जब कैश रिसीव होगा, अदरवाइज इसे हम नहीं शो करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी इनकम को रिकॉग्नाइज करना है। अगर मान लो हमारे पास में एक फंडेड, ठीक है, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन है, तो इक्विटी या फिर इक्विटी कन्वर्जन है, तो जो रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग FITL होता है क्या, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, मतलब एक ऐसा लोन जहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी, क्या थी, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी उनको हमने यहाँ पर कन्वर्ट करवा लिया बैंक से अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को एक नए लोन में, ठीक है, एक सेपरेट टर्म लोन के अंडर कन्वर्ट करा लिया। अब आ जाओ अदर स्पेसिफिक सिचुएशंस में, जब पोस्ट शिपमेंट सप्लायर क्रेडिट होता है तो ECGC अगर वो कवर्ड है। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में ECGC कैसे काम करता है। ECGC में आप देखेंगे पोस्ट शिपमेंट, देखो सबसे पहले तो मैं थोड़ा समझा देती हूँ क्या होता है। एक होता है पोस्ट शिपमेंट, एक होता है प्री शिपमेंट क्रेडिट। पोस्ट शिपमेंट का मतलब होता है, प्री शिपमेंट समझते हैं पहले। मान लो एक ऑर्डर आया एक इंपोर्टर की तरफ से एक एक्सपोर्टर के पास में जो इंडिया में एक्सपोर्टर है, कि भाई मुझे ना यहाँ पर कुछ सामान चाहिए। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो इन्होंने रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर किया, फिर उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग में लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, बहुत सारे कॉस्ट लगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक फिनिश गुड्स बन गए। अब जब फिनिश गुड्स बन जाएंगे उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर कैश रिसीव किया जाएगा, पेमेंट किया, मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर सामान भेजा उधार पर और फिर हमें कैश मिल गया। ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में जो फंड चाहिए वो होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। अब प्री शिपमेंट फाइनेंस इसी से रिलेटेड होता है। तो जब हमने कोई सामान एक्सपोर्ट करना है तो क्या होगा, बैंक से ये एक्सपोर्टर बोलेंगे कि भाई मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना है या इसकी प्रोसेसिंग कराने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो बैंक पैकेजिंग तक का जो पैसा होता है, मतलब शिपमेंट से पहले पैकेजिंग तक होगी किसी भी सामान की, पैकेजिंग तक के लिए यहाँ पर अगर आपको फाइनेंस चाहिए, क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए, तो बैंक ये पैसे दे देते हैं। समझ में आया। तो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है और पोस्ट शिपमेंट क्या होता है, मान लो अभी एक्सपोर्टर ने सामान भेजा, तो एक्सपोर्टर ने जब सामान भेजा तो वो इंडिया से होता हुआ मान लो अमेरिका तक पहुंचा, USA तक चला गया, ठीक है। अब USA में किसी आपके वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस से कोई एजेंट होगा जो कि इसे सेल करने में हेल्प कर रहा है, या पोस्ट शिपमेंट हमें किसी और पर्पज से कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, उधार चाहिए बैंक से जो हमने लिया है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास में ये फंड भी हम बैंक से ले लेते हैं। तो प्री शिपमेंट जो पैकेजिंग से पहले का है, पोस्ट शिपमेंट जो पैकेजिंग के बाद का है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो, अगर पोस्ट शिपमेंट आपने यहाँ पर सप्लायर क्रेडिट लिया और ECGC ने इंश्योरेंस दिया, या तो ECGC एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस देगी इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के ऊपर, या तो फिर बैंक को देगी इस लोन के ऊपर, ठीक है। ECGC एक्सपोर्टर को भी यहाँ पर क्या देती है, इंश्योरेंस कवर, और बैंक को भी देती है। तो अगर एक्सिम बैंक पे करेगा गारंटीड अमाउंट 30 दिन के अंदर अंदर पोस्ट इन्वोकेशन, यहाँ पर या तो ECGC कवर्ड है। अगर एक्सिम बैंक आपको पता है क्या करेगा, एक्सिम बैंक ने यहाँ पर बैंक्स के थ्रू भी फंड्स देता है और खुद भी अपने प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज लेकर आता है। तो अगर गारंटीड अमाउंट इसने पे की 30 दिन के अंदर अंदर, जब यहाँ पर इन्वोकेशन हो गया तो इसको हम NPA क्लासिफाई नहीं करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्टर की जगह, एक्सपोर्टर का जो यहाँ पर लोन था या क्रेडिट फैसिलिटी थी उसको एक्सिम बैंक ने गारंटी दे दी,
एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनेंस। अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर मान लो कोई इंपोर्टर है जिसने फॉरेन बैंक को पेमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर एम्बार्गो या पॉलिटिकल रीजन हुआ, फंड्स रेमिट नहीं हो पाए, इंपोर्टर ने पेमेंट कर दी अपने बैंक को। अब बैंक हमारे, देखो होता क्या है, जब एक इंपोर्टर होता है और एक एक्सपोर्टर होता है, ठीक है, तो इंपोर्टर का बैंक यहाँ पर इंपोर्टर के एंड से एक्सपोर्टर के पेमेंट को, एक्सपोर्टर के बैंक को पेमेंट करता है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के पेमेंट बैंक को कैसे पेमेंट करता है, स्विफ्ट MT 700 के थ्रू। अब स्विफ्ट MT 700 के थ्रू यहाँ पर पूरा पेमेंट किया जाता है, पूरा मतलब मैसेजेस भेजे जाते हैं, पेमेंट्स होती है। अब इंपोर्टर ने अपने बैंक को तो पैसा दे दिया था, लेकिन एक्सपोर्ट बैंक के पास पहुंच नहीं पाया, कुछ तो रीजंस हुए। तो अकाउंट हम NPA 1 साल तक नहीं लेंगे जब ये डिपॉजिट अब्रॉड फॉरेन बैंक में किया गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है बस हमारे इंपोर्टर को कि उसने अपने बैंक को ये पेमेंट दे दी थी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे आएगा, वो ऑफ कोर्स स्विफ्ट के थ्रू आ जाता है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर। अगर हमारे पास कोई लोन है और उसका एक्सपोजर है, यहाँ पर उसका हमारे पास में कुछ ट्रांसफर वगैरह होना है, तो वो कैसे होगा। लोन एक्सपोजर क्या होता है पहले ये समझो। अगर मैंने आपको 100 करोड़ का लोन दे रखा है तो 100 करोड़ का मेरा एक्सपोजर हो गया। अगर 100 करोड़ में 50 करोड़ का आपने कोई यहाँ पर एसेट जो है कोलैटरल के फॉर्म में रख दिया, तो 50 करोड़ का बचा हुआ अमाउंट जो है वो मेरा एक्सपोजर हो गया। तो लोन एक्सपोजर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर RBI की डायरेक्शंस को कवर किया जाता है। क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, लोग क्रेडिट कार्ड्स बनवाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक डेट दी जाती है कि इस डेट में आपको स्पेशली 5th ऑफ एवरी मंथ तक यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, राइट। और ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में आपको अगर आपने 10,000 रुपए खर्च किए तो पूरे 10,000 रुपए एक बिल बनाकर बताया जाता है कि मिनिमम इतना अमाउंट पे करना है। अगर मिनिमम ड्यू, जो मिनिमम अमाउंट पे करनी थी आपको, वो आपने 90 दिन तक पे नहीं की, तो यहाँ पर आपके पास में ये एक NPA बन जाता है। फिर बैंक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बताता है या तो फिर चार्ज करेगा लेट फीस अगर पास्ट ड्यू यहाँ पर 3+ दिन के बाद हो रहा है। मतलब पेमेंट या तो आप तुरंत कर दो या 3+ दिन के बाद में अगर कर रहे हो तो फिर आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो आपको क्रेडिट स्कोर्स देती है ना, जैसे सिबिल स्कोर आता है, तो वो सारे स्कोर जो होते हैं वो यहाँ पर उनको कंपनीज को इन्फॉर्म कर देंगे। डेज पास ड्यू काउंटेड फ्रॉम ड्यू डेट नॉट ट्रांजेक्शन डेट। और आपका जो अमाउंट का डेट कैलकुलेट किया जाता है वो ड्यू डेट से। आपने 1 से लेकर 31 जनवरी तक पेमेंट की, 5th ऑफ फरवरी को आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने थे। अब 5th फरवरी से अगले 90 दिन तक कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 90 दिन में पेमेंट नहीं आती है तो यहाँ पर वो NPA बन जाता है, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। अब क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग कर ली जाती है। रीस्ट्रक्चरिंग क्यों होती है, तो यहाँ पर मान लो मिस्टर चिंकू थे, बेचारे मिस्टर चिंकू ने लोन लिया था, पेमेंट वो कर नहीं पाए, वो NPA बन गया। NPA बनने के बाद जॉब लग गई, वापस से पेमेंट करने लग गए, तो यहाँ पर पूरा रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। तो अपग्रेड केवल तभी अकाउंट को किया जाएगा जब 1 साल तक इस अकाउंट पर प्रॉपर पेमेंट्स आ रही हैं, ये अकाउंट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे रहा है, या फिर ड्यू डेट यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट की जो भी पहले आएगी। अब 1 साल के पीरियड के अंडर अकाउंट आपका डिटोरिएट नहीं करेगा इन क्लासिफिकेशन अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने या तो फिर वो अमाउंट लिया जाएगा जिस दिन आपने यहाँ पर अपना 1 साल कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो मिस्टर चिंकू ने अब 1st ऑफ जनवरी को पेमेंट की, तो अगले 1st ऑफ जनवरी 2027 तक देखा जाएगा कि अकाउंट परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए, तभी यहाँ पर इसको अपग्रेड करेंगे। और इस पूरे साल में अकाउंट को डिटोरिएट नहीं करेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको हम सब स्टैंडर्ड या एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम नहीं देते। प्रोविजन रिवर्सल भी अलाउड है। अब आपको पता है बैंक को NPS के लिए, यहाँ पर डाउटफुल एसेट के लिए प्रोविजनिंग करनी होती है। जैसे जैसे डिटोरिएट होगा अकाउंट, ठीक है, मतलब NPA बना, सब स्टैंडर्ड बना, डाउटफुल बना, वैसे वैसे प्रोविजनिंग में जो कैपिटल आप रख रहे थे वो भी बढ़ती जाती है।
तो अगर एनपीए यहाँ पर सब स्टैंडर्ड एसेट था, फिर उसको हमने यहाँ पर अपग्रेड कर कर एनपीए करा और एनपीए से उसको स्पेशल मेंशन और फिर स्टैंडर्ड बनाया, तो वो जो प्रोविजन था वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा। वो जो अलग से कैपिटल बचा कर रखी थी अब वो कम रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आता है टेक आउट फाइनेंस। देखो टर्म्स ना बड़े अजीब अजीब नए नए टर्म्स लग रहे होंगे, लेकिन बड़े आसान से होते हैं। मतलब पता आपको सब कुछ है, देखा आपने सब है, बस उससे रिलेटेड एक टर्म को ऐड कर देते हैं। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एनएनपीए नॉर्म्स को फॉलो करना जब तक एक्चुअल टेक ओवर नहीं हो जाता। और यहाँ पर कोई भी इनकम रिकॉग्निशन तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि सच में कैश नहीं मिल जाता। और टेक ओवर इंस्टीट्यूशन जो होगा वो क्लासिफाई करेगा अकाउंट को एज एनपीए रेट्रोस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन व्हेन एनपीए अकर हुआ। ठीक है, कोई कंपनी थी, एनपीए बन गई, अब काम वो कर नहीं रही है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव वे में एनपीए को यहाँ पर डिक्लेयर कर दोगे। व्हाट आर द प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर एडवांसेस लॉस एसेट्स? नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वॉट एवर वेरी आई कीप हियर, एग्जाम में क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते ही हैं। तो प्रोविजनिंग क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बैंक को बोला जाता है कि एक सर्टेन कैपिटल आपको अपनी बचाकर प्रोविजन में डालनी होती है अकॉर्डिंग टू द रिस्क, जितना रिस्क इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर यहाँ पर एसेट के साथ में। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एसेट याद है ना, जो बैंक ने लोन दे रखा है उसको हम एसेट बोलते हैं क्योंकि वो बैंक के लिए यहाँ पर एक एसेट था। तो अगर एक लॉस एसेट है, एक ऐसा एसेट जिसको आरबीआई के लोग चेक करने आए और वो यहाँ पर अभी एकदम सेटिस्फाई हो चुके हैं, उन्होंने बेसिकली बोल दिया है कि भाई ये तो देखो पैसा नहीं आना है, या फिर यहाँ पर बैंक ही ये चीज मान ले, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स हो सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर इसको हमें आइडियली राइट ऑफ करना है। लेकिन अब देखो एक साथ मान लो 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ का या 50 करोड़ का लोन था, बैंक ने दिया था, लॉस एसेट बन गया। अब यहाँ पर प्रोविजनिंग होगी। प्रोविजनिंग में क्या था, वो जो कैपिटल मैंने अलग से बचा कर रखी हुई थी अब मुझे वो राइट ऑफ करनी है और मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक खर्चे की तरह दिखा देना है। इतना बड़ा अमाउंट राइट ऑफ करूं एक ही क्वार्टर में, बहुत मुश्किल है। बैंक की जो यहाँ पर बैलेंस शीट है वो डिटोरिएट हो जाएगी, लोगों को लगेगा बैंक तो बिल्कुल ही केयरलेस है। तो इसके लिए आरबीआई बोलता है कोई बात नहीं, आपको राइट ऑफ तो करना पड़ेगा, एक क्वार्टर में ना करके एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं, एक एक क्वार्टर में यहाँ पर करते हुए जाओ। तो 4 सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में यू हैव टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट ऑफ। अगर 2 फाइनेंशियल ईयर में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लो। तो अगर राइट ऑफ नहीं करते हो तो बैंक को यहाँ पर 100% प्रोविजनिंग करवा देंगे। ठीक है, बैंक को बोलेंगे ठीक है राइट ऑफ मत करो, फिर आपको इसको रिटेन करना है, 100% प्रोविजनिंग करो, कोई भी एक्सक्यूज डिले का यहाँ पर नहीं होगा, या तो फुल प्रोविजनिंग करो या तो राइट ऑफ कर दो। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स कौन से होते हैं, जो आपके यहाँ पर सब स्टैंडर्ड बनकर रहते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर ना एनपीए नहीं होगा, ये गड़बड़ लिख दिया है मैंने, यहाँ पर सब स्टैंडर्ड होगा, जो आपके सब स्टैंडर्ड रहते हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब इसको अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड पोर्शन में कवर करते हैं, कैसे होता है सारा समझाती हूँ। सबसे पहले तो डाउटफुल एसेट क्या है वो आपको पता चल गया होगा। एक एनपीए कब बनता है, जब 90 दिन तक पेमेंट नहीं आई ड्यू डेट से, फिर अगले 12 महीने तक ये सब स्टैंडर्ड रहता है, और फिर पेमेंट नहीं आई तो फिर ये उसके बाद में डाउटफुल एसेट बन जाता है। अब डाउटफुल एसेट यहाँ पर हुआ तो जब बैंक लोन देता है तो बैंक यूजुअली यहाँ पर आपका कोलेट्रल भी लेता है। मानकर चलो एक कोलेट्रल यहाँ पर था जिसकी वैल्यू थी 75 करोड़, और जो हमारे पास में यहाँ पर लोन था वो था 100 करोड़ का। लोन कितना है, 100 करोड़ का। कोलेट्रल कितना है, कोलेट्रल है आपका 75 करोड़ का। अब इसका मतलब हुआ 100 करोड़ को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक होगा 75 और एक होगा आपका यहाँ पर रिमेनिंग 25 करोड़। जो 75 करोड़ है वो मेरे लिए सिक्योर्ड पोर्शन बन गया, और जो आपका 25 करोड़ है वो मेरे लिए एक अनसिक्योर्ड पोर्शन बन गया। समझ में आ गया। सिक्योर्ड प्रोविजन जो आपका पोर्शन होगा उसमें आपकी ड्यूरेशन कितनी है डाउटफुल की, उसके ऊपर जाओगे।
अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए आपको 100% प्रोविजनिंग करनी है, मतलब 25 करोड़ अमाउंट जो है ये आपको प्रोविजन बनाना होगा। अब ये जो टेबल है इसको थोड़ा याद कर लेना। तो ड्यूरेशन हमारी डाउटफुल कैटेगरी में अगर 1 साल से कम है, ठीक है, या 1 साल तक है, तो आपको अनसिक्योर्ड प्रोविजन तो 100% करना है, सिक्योर्ड में 25% करना होगा। अगर 1 साल से लेकर 3 साल तक है तो 40% प्रोविजनिंग होगी, और अगर 3 साल से ज्यादा हो गया ये डाउटफुल एसेट तो 100% सिक्योर्ड पोर्शन की भी प्रोविजनिंग करोगे, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर जिसकी रियलाइजेबल सिक्योरिटी यहाँ पर 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग से कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो एनुअल स्टॉक ऑडिट हमें कंपलसरी है एनपी अकाउंट्स के लिए 5 करोड़ या उससे ज्यादा। स्टॉक ऑडिट क्या है, हमारे पास में जो अगर मान लो मैंने अपनी इन्वेंट्री वगैरह को उसमें रखा है, ठीक है, तो उसकी ऑडिटिंग की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर वैल्यूएशन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो रही है, सिक्योरिटी में जिसको रखा हुआ था कोलैटरल जो था, तो वो 3 साल में की जाएगी। देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं अलग से बता देती हूँ आपको। जब बैंक यहाँ पर आपसे बोलता है कि आप अपने हाउस प्रॉपर्टीज को, यहाँ पर कोई मान लो बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग एक कागज आपने कोलैटरल में रखे, अगर एक्चुअल वैल्यू 150 है, 150 करोड़, तो बैंक ना इस पर फिर भी एक हेयर कट लेता है। हेयर कट में क्या होता है, बैंक ना बोलेगा आपको कि हाँ 150 करोड़ है, लेकिन हो सकता है बाद में वैल्यूएशन कम हो जाए किसी वजह से, तो मुझे रिस्क झेलना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 में रियल एस्टेट के बहुत ज्यादा प्राइसेस गिरे, तो बैंक बोलेगा मैं इसको केवल 125 करोड़ मानकर चलता हूँ। समझ में आ गया? तो बैंक यहाँ पर वैल्यूएशन भी ना आपकी हेयर कट लगाकर करता है। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन है, देखो आज ये बिल्डिंग 150 करोड़ की है, कल ये हो सकता है 200 की भी बन जाए, या फिर हो सकता है 100 यहाँ पर 25 करोड़ की भी हो जाए। तो हर 3 साल में इसकी वैल्यूएशन करना होगा। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, हमने लॉस एसेट से फिर डाउटफुल एसेट, डाउटफुल में अब हम सब स्टैंडर्ड पर आ गए, जो कि एनपी आपके 12 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए रहे हैं। तो बेसिक प्रोविजनिंग यहाँ पर क्या होगी कि 15% यहाँ पर ऑन टोटल स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मान लो 100 करोड़ है, तो 15 करोड़ यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रोविजन करना होगा। अगर अनसिक्योर्ड था ये लोन, इस पर कोई कोलैटरल अटैच नहीं था, तो 25 करोड़ करना होगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जिसमें एक प्रॉपर एस्क्रो अकाउंट भी बना हुआ था और लीगल राइट भी थी, तो 20% करना होगा। ये रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएंगे। अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड यहाँ पर ज्यादा रिस्की होता है, इसीलिए 25% की प्रोविजनिंग करनी होती है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में स्पेशल फोकस क्या है, तो एक्सपोजर्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे अनसिक्योर्ड अगर रियलाइजेबल सिक्योरिटी 10% या उससे कम है। ऐसे एक्सपोजर्स के लिए प्रोविजनिंग हमारी 100% होगी। टेंजिबल सिक्योरिटी में हम यहाँ पर राइट्स, लाइसेंस, ऑथराइजेशन और गारंटीज को नहीं लेकर चलते हैं। इतना समझ में आया? अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो हमें यहाँ पर अलग से रियलाइजेबल सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर 10%, देखो मान लो 100 रुपए का लोन दिया और 9 रुपए का कोलैटरल लगा दिया, तो रियलाइज तो हम केवल 9 रुपए कर पाएंगे, 10% से भी कम है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रोविजनिंग आपकी 100% करनी होती है। अब आते हैं बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर वाले प्रोजेक्ट, तो इनको हम सिक्योर मानेंगे अगर वायबिलिटी प्रूवन हो गई और सिक्योरिटी यहाँ पर लीगली एनफोर्सिएबल है। अगर यहाँ पर आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है, तो अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो हम इनको सिक्योर्ड मानेंगे। अब स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजनिंग रेट क्या होते हैं, दिस इज समथिंग यू हैव टू रेक्टिफाई, ठीक है। अगर डायरेक्ट फार्म क्रेडिट है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लोन है, इंडियन इंडिविजुअल हाउसिंग है, तो 0.25% की आपको प्रोविजनिंग करनी है। कमर्शियल रियल एस्टेट है तो 1% की, कमर्शियल रेजिडेंशियल हाउसिंग का है तो ऐसे में यहाँ पर 0.75 की, हाउसिंग टीजर लोन है तो 2% की पहले साल के लिए, फिर रीसेट कर 0.40 की, और रीस्ट्रक्चर्ड है, नेचुरल कलामिटी की वजह से एनपीए बन गया था, अब रीस्ट्रक्चरिंग हुई 5% की। अदर सिचुएशंस में ये आपका 0.40% रहेगा।
ये प्रोविजंस आपके नेटेड नहीं है ग्रॉस एडवांसेस से, ठीक है, और ये आपके एनपीए कंप्यूटेशन में यूज होते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अब आती है बात अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर। एडिशनल प्रोविजनिंग करनी होगी अगर बोरोअर ने अनहेज्ड एक्सपोजर रखा, मतलब हेजिंग का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। तो हम इंश्योरेंस लेते हैं, या फिर हमारे पास क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप डेरिवेटिव्स होते हैं अलग अलग के। तो यहाँ पर अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है तो हम फॉरवर्ड, फ्यूचर, ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं। अगर ये हमारा कोई भी अनहेज्ड एक्सपोजर है, अनप्रोटेक्टेड है, तो एडिशनल प्रोविजनिंग करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन द लॉस एज परसेंटेज ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है ना, उसमें हमने अभी डेप्रिसिएशन को भी कट नहीं करा है और इंटरेस्ट भी अभी पे नहीं करा, तब हमारे पास में एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कितनी करनी है वो हमें यहाँ पर बता रखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अपनी नेक्स्ट जो पार्ट है वो कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़े टेक्निकल चैप्टर्स है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली समझ जाओगे। हो पाए तो 2 बार वीडियो देखना तुरंत, तो इससे आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।